नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत प्रोग्राम यूं तो व्यक्तित्व के ऊपर आधारित होगा, लेकिन हम समाज में हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को स्टूडियो में बुलाकर या उनके पास जाकर साक्षात्कार कर उनके बारे में देशवासियों को बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाली हस्तियों को लेकर आएंगे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य विभूतियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। शख्सियत प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये है कि देशवासियों को उन विभूतियों के बारे में बताया जाए जिनके क्रियाकलापों और कारनामों से समाज और राष्ट्र को किसी भी स्तर पर फायदा पहुंचा है या जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर नौजवान और आम नागरिक उनको प्रेरणा स्रोत मानकर उनके पद चिन्हों पर राष्ट्र और समाज निर्माण में खुद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया ने शख्सियत नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसके पहले एपिसोड के लिए हमने निर्णय लिया है कि भारत की एक ऐसी जीती जागती विभूति से आपका परिचय कराएं जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान से हुए युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हमारे देश में फिल्मकार तरह तरह की ऐतिहासिक फिल्में बनाते हैं, लेकिन कई बार मनोरंजन देने के नाम पर काल्पनिक किस्से जोड़ देते हैं। सही और असली हीरो को एक तरह से नज़रअंदाज करने का भी काम करते हैं। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर में जिस तरीके से जैकी श्रॉफ को दिखाया गया है, उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों की धज्जियां उड़ा दी और भारत को एक मजबूत स्थिति में ले आए और पाकिस्तान के तब के शासक यहिया खान को मुंह की खानी पड़ी। यहिया खान बुरी तरह से भारत से परास्त हो गए थे। अपनी कुत्सित मानसिकता और रणनीति के तहत उन्होंने लोंगोवाल बॉर्डर पे अटैक करने का दुस्साहस किया। यहिया खान भूल गए थे कि जैसलमेर एयरबेस पर अब के एयर मार्शल बावा विंग कमांडर की हैसियत से 4 हंटर के साथ मुस्तैद हैं। एमएस बावा साहब ने पाकिस्तान के दुस्साहस को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की सेना की धज्जियां उड़ा दी और भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। हम इस प्रोग्राम में, जिसका नाम शख्सियत है, उसकी शुरुआत जीती जागती विभूति मोहिंदर सिंह बावा साहब से करने जा रहे हैं, ताकि हमारे देश के युवा नौजवान ये जान सकें कि हमारे देश के लिए कार्य करने वाले लोगों में किस तरह का जज्बा है और उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। नमस्कार बाबा साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके दिल में, दिमाग में उस वक़्त क्या चल रहा था जब पाकिस्तानी सेना दुस्साहस करके भारतीय बॉर्डर में घुसने का प्रयास कर रही थी? मैं एयर मार्शल महेंद्र सिंह बावा हूँ। इन 1971 की लड़ाई में मेरे को नॉमिनेट किया गया था कि मैं जैसलमेर को टेक ओवर करूँगा। मैं जामनगर से आया था। जामनगर में मैं चीफ इंस्ट्रक्टर लगा हुआ था, तो लड़ाई के टाइम पे मेरे को जैसलमेर संभालना था। तो लोग
जैसलमेर की लड़ाई तो सुनी है लोगों ने, सोचा कुछ नहीं, पिक्चर देखी है, बार बार देखी है, पर यह समझने की कोशिश नहीं करी कि ये क्या हुआ है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, कुछ दिमाग लड़ाया ही नहीं। मैं आपको इसकी कहानी सीधे तरीके से बता देता हूँ। जब बांग्लादेश बना है उस वक़्त पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ बैठी थी पहले, उन्होंने बहुत तंग किया लोगों को और 10 मिलियन रिफ्यूजी क्रिएट कर दिए जो हिंदुस्तान में भाग कर आ गए थे। अपना देश 10 मिलियन को खाना भी खिलाना बड़ा मुश्किल था। इंदिरा गांधी ने सारी दुनिया में जाके बोला कि ये बात है, इनको बोलो वापस ले लें अपने 10 मिलियन, पर कोई भी देश सामने नहीं आया पाकिस्तान को प्रेशर करने के लिए कि चले जाओ वापस। तो पाकिस्तान जब ये नहीं माना तो हिंदुस्तान ने मुक्ति बाहिनी का मदद के लिए फ़ौजें भेजी और ये करने की कोशिश करी कि हम ज़ोर लगा के इनको वापस पहुंचा देंगे। जब हिंदुस्तान की लड़ाई पाकिस्तानियों के सीधी हो गई उधर बांग्लादेश में, तो लड़ाई तो पूरे घमसान की थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी हेल्प मांगी, जो 7th फ्लीट था उसको अप्रोच किया गया, किसिंजर ने उसको भी हुक्म दिया कि आप बांग्लादेश पहुंचो, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार रहा है तो बचाओ इसको। पर जितनी देर में वो उधर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, हिंदुस्तानियों ने जब लड़ाई को और तेज़ कर दिया और बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान हथियार फेंक के 94,000 प्रिजनर दे दिए उन्होंने। तो वो बैकग्राउंड है, उसकी वजह से अब प्रेशर वेस्टर्न सेक्टर में शिफ्ट हो रहा था। यहया खान ने सोचा कि बदला लेने के लिए बांग्लादेश जो क्रिएट हो गया है, मैं क्यों ना जाके कोई इनका वीक एरिया पकड़ूं, जैसलमेर को पकड़ता हूं और काफ़ी उसके साथ एरिया मिल जाएगा, प्रिजनर भी मिल जाएंगे और हम टेबल पे बैठ के धमकी दे के बोलेंगे आपके पास इतने हैं, हमारे पास इतने हैं। तो बार्गेन करने की कोशिश करी थी। यहया खान ने ये प्लान बड़ी सोच समझ कर बनाई थी। हिंदुस्तानी अपने रहीम यार खान का तैयारी में बैठे थे, पर ये देखा कि पाकिस्तान रहीम यार खान तो जा नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा उधर से, तो दूसरी साइड से आ गया बांग्लादेश की तरफ से। तो जब लड़ाई का रुख दूसरी तरफ से हो गया तो हम जिस चीज़ के लिए गए थे हिंदुस्तानियों को बैक करने के लिए, रहीम यार खान जाने के लिए, वो सब स्कटल हो गया, तो जा नहीं सकते। तो जनरल ने मेरे 2:30 बजे रात को रिंग करके बोला कि पाकिस्तानी तो दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो हम तो इधर को जाने को सोच रहे थे, अब वो तो इधर से आएंगे, आप जो करना है को करो। नो, हमारे को उधर आए थे, हमारे को भेजा गया था क्लोज सपोर्ट आर्मी को देने के लिए कि आर्मी रहीम यार खान जाएगी तो हम उनकी मदद करेंगे। पर अब तो स्टोरी बदल गई, वो तो दूसरी साइड से आ रहे थे, तो हमने तो कोई मदद नहीं करनी थी, हमने खुद लड़ाई लड़नी थी। फ्रॉम क्लोज सपोर्ट से हमें अब सीक एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय रोल पे लेना जाना पड़ा। तो हमने अपनी फ़ौजों को इकट्ठा किया, रात के टाइम पे सब पायलटों को ब्रीफ किया कि देखो दुश्मन अब इस तरफ से आ रहा है और आ रहा है बेस को पकड़ने के लिए, हमारे हवाई जहाज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जैसलमेर के ऊपर सीधा खतरा है, तो आर्मी तो दूसरी तरफ है, वो तो बचा नहीं सकते हमें, तो हम ही को करना है। तो मैंने बोला कि हमारे पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, हंटर के पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हमको पहली लाइट का इंतज़ार करना होगा। तो हमने पायलट को इकट्ठा करके ये ब्रीफ किया कि मैं 10 मिनट पहले आपको छोड़ूंगा जाने के लिए। उससे पहले पूरी ब्रीफिंग कर दी क्या करना है वहाँ जाके, 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, आप कोई परमिशन नहीं मांगेंगे मेरे से, बिकॉज वो मॉनिटर कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन। तो आप स्टार्ट करेंगे, निकलेंगे, रनवे के पास जाएंगे और टेक ऑफ कर जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेरे को एक टाइम पे बोलेंगे जब वापस आ रहे होंगे, ताकि मैं अपनी तोपों से उनको न गिरा दूँ। तो मेरे को 1 मिनट का नोटिस देंगे, मैं अपनी गन्स को टाइट कर लूँगा। तो इस तरीके से हमने शुरू किया। 2 हवाई जहाज, मेरे पास 6 ही हवाई जहाज थे, 2 तो एयर डिफेंस के लिए टाइट डाउन थे, वो तो जा नहीं सकते थे, वो इसलिए कि
दुश्मन की अगर हवाई जहाज़ आते हैं तो उनको रोकने के लिए। तो 4 जहाज़ बाकी जो रह गए थे वो सिर्फ सीख सर्च एंड डिस्ट्रॉय के लिए रखे थे मैंने। तो जाके ढूंढना है दुश्मन कहाँ है, उसको फिर मारना है और फिर वापस आना है। तो 2 जाएंगे 2 आएंगे, 2 जाएंगे 2 आएंगे, ये मैंने चल दी। और ताकि किसी टाइम पे जो बैटल एरिया है ना वो खाली ना रहे, उसको टाइम ना मिले छुपने का इधर उधर। 2 रहेंगे, 2 उतनी देर में पीछे से तैयार हैं, जब वो आने लगते हैं तो दूसरे टेक अप कर जाते हैं। तो ये 10 मिनट के अंदर ये चेंज ओवर हो जाता था। तो उसके अंदर हमने उनको सुबह से शाम तक 2 गए 2 आए। तो 12-1 बजे के पास मैंने एक मैसेज मेरे पास इंटरसेप्ट होके आया, मेरा एयरमैन लेके आया कि ये हमने इनको पाकिस्तान आर्मी ने अपने हेडक्वार्टर को पीछे मैसेज भेज रहे हैं कि ये हुआ है। तो उसमें मैसेज में क्या लिखा हुआ था, दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है, 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। जब मैंने ये देखा कि ये इनकी हालत ऐसी है, अभी तो हमने 12-1 बजे तक ही ख़त्म किया है काम, तो मैं हेलीकॉप्टर खड़ा था, उसके मैंने दोनों दरवाजे उतारो, 2 मशीन गनर बैठाए उसके अंदर, आप उसके अंदर खड़ा होके 2 हंटर ऊपर मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए लोंगेवाला में गया। लोंगेवाला में हमारा हेलीपैड है, मैं उस हेलीपैड पे उतरा हूँ। उतर के निकल के मैं क्लाइंब किया 400-500 फुट हाइट सैंड ड्यून के ऊपर अपनी पोस्ट थी जहाँ चांदपुरी बैठा हुआ था कंपनी कमांडर। उसमें जाके देखा तो कोई दिखाई तो दे नहीं रहे थे, 2-3-4 आदमी ज़्यादा थे। तो मैंने ट्रेंच के पास जाके देखा ऊपर से तो 3 आदमी बैठे हुए थे उसके अंदर। तो उसके अंदर एक सरदार जेंटलमैन जो बाद में पता चला कि चांदपुरी है। तो मैंने बोला मेजर साहब बाहर आ जाओ। उसने सोचा कि शायद कोई पाकिस्तानी आ गया है तो अब तो मारे गए पकड़े गए। तो उसने सिर उठा के देखा ऊपर तो एक सरदार खड़ा है, तो जंप मार के बाहर आ गया और मेरे पास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरी जान बचा दी आपने। मैंने कहा देखो हम तो आपकी साइड से लड़ रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वही हम कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ आ जाइए। उसने मेरे को बताया मेरे पास कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत था वो जनरल ले गया था जहाँ से हमने आगे जाना था पाकिस्तान की तरफ, उधर ले गया था। तो मेरे पास तो एक शेल है और एक गन है। अब 15-20 आदमी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 होंगे, उससे ज़्यादा आदमी नहीं थे क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंपनी इज़ 125। बट नॉर्मल तब होती है जब कोई इधर उधर से प्रेशर ना हो। लड़ाई के टाइम पे 125 कर दिए होंगे, पर ज़रूरत रहीम जहाँ खान जाने की थी तो जनरल एक्स्ट्रा मैन पावर और वेपन्स वगैरह उधर लेके चले गए थे। इनको साइड में देखने के लिए था कि चौकीदारी करनी है आपने साइड में बैठ के, तो इसलिए ज़्यादा मैन पावर एंड इक्विपमेंट इनसे ले गए थे वो। तो शाम तक मैंने 17 सॉर्टीज करी, 17 टाइम्स वी वेंट ओवर द एनिमी। मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि लास्ट बुलेट तक उधर रहेंगे और लास्ट लाइट तक उधर रहेंगे, उनको छोड़ना नहीं है। जब एंड में हमने बंद किया रात को 5 तारीख की शाम को, जब अंधेरा हो गया जा नहीं सकते थे, तो फिर हमने सोचा कि ये अब शायद हवाई रेड करेगा, बॉम्बिंग रेड करेगा, या हेलीकॉप्टर अटैक करेगा, या पैराट्रूपर फेंकेगा। तीनों चीज़ के लिए हम तैयार थे। हम ग्राउंड पे हर आदमी के पास वेपन था, बंदूक थी। तो हम ट्रेंच में भी बैठे थे तो बाहर गोली बंदूक की नाली बाहर रखी हुई थी। तो हम सारी रात वेट किया उसका, वो आया नहीं। वो एक बॉमर एरोप्लेन आया उनका, वो हमने उतनी देर फायर नहीं शुरू किया जितनी देर वो नीचे नहीं आता था, बिकॉज वो 6000 फुट से ऊपर आता था जो गन रेंज से बाहर था। तो हमने बोला कि जितनी देर नीचे नहीं आएगा हम फायर नहीं करेंगे, क्योंकि फायर करने से अपनी लोकेशन पता लग जाती है। नहीं तो डार्क था नीचे, उसको पता ही नहीं था डेजर्ट में के ऊपर हवाई जहाज अड्डे के ऊपर है या नहीं है। तो इसलिए वो उधर घूमता रहा। हमने उतनी देर गोली नहीं चलाई जितनी देर नज़दीक नहीं आया। जब वो नज़दीक आया हमने उस तरफ की गोली चलाई, गन उधर की चलाई, तो नज़दीक नहीं आया, डर के भाग गया।
और ना ही हम उसको गिरा सके कि वो दिखाई नहीं देता था। तो ये सारी इवनिंग तक तो रात तक तो यही चला, और रात हम पूरा गन्स पकड़ के ट्रेंच में बैठे रहे, और सुबह हुई तो फिर वही 10 मिनट पहले चलाया लाइट होने से पहले, और शाम तक हमने लोंगेवाला ख़त्म कर दिया। 2 दिन के अंदर मैंने लोंगेवाला ख़त्म कर दिया, और एज़ पर प्लान दूसरे दिन जब ख़त्म हुआ 10 मोर जहाज़ मेरे पास आने थे, एज़ पर प्लान पहले के थे, वो 10 आ गए, तो 4 की बजाय अब मेरे पास 14 जहाज़ है। अब मैंने सबसे पूछा भाई बताओ और क्या करूँ मैं, वो कहते हैं तुमने बहुत कुछ किया, अब जो किया अब करते रहो जो करना है। भाई आप बताओ कुछ आपको चाहिए मदद? नहीं चाहिए आपको, मेरे को नहीं चाहिए, आप जो मर्जी करो। फिर वो 10 दिन 14 जहाज़, जहाँ मैंने चाहा वहाँ मारा, जहाँ देखा वहाँ मारा। कोई मेरे को ये नहीं अंदाज़ा, मैं गिन तो सकता नहीं नीचे क्या नुकसान हुआ, पर नुकसान ज़रूर हुआ। जब ऊपर से हमने अटैक किए हैं तो 150 आदमी तो ज़रूर मरते हैं हर बार दफ़ा। तो 10 दिन 14 जहाज़ मार के आप सब सोच लीजिए मैंने कितने और मारे होंगे। 2-2.5 हज़ार तो लोंगेवाला में आते ही मार दिए थे 5 और 6 तारीख को। बाकी नेक्स्ट 10 दिन के लिए आप ही सोच सकते हैं मैंने कितने मारे। यहिया खान थॉट कि वो ऑक्युपाई कर लेगा, जैसलमेर पकड़ लेगा, हमारे जहाज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, और जितनी पॉपुलेशन है अब गांव की, शहर की, एयरफोर्स की, सारी आर्मी की, सबकी पॉपुलेशन को गिन के वो 20-25-30 हज़ार इकट्ठे कर लेता, 30-40 हज़ार इकट्ठे कर लेता, और उसने थंप करके टेबल को बोलना था कि आपके पास 90,000 है मेरे प्रिजनर, मेरे पास आपके 40 हज़ार है। तो इस तरह तरीके से वो बार्गेन करना चाहता था, वह हो नहीं सका क्योंकि हमने उनको मार के रख दिया। सर, पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रति दुस्साहस करता रहा है। जिस तरीके से आपने अपनी शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया और सरकार की तरफ से भी आपको खुली छूट मिली, उस तरीके से अगर सेनाओं को पूरा जो है आज़ादी दी जाए तो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना दोनों कभी भी टेढ़ी निगाह से भारत की तरफ नहीं देख सकेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ज़रूर है कि जब हमने फौज क्रिएट करी है तो उसको हाथ नहीं बांध के रखने चाहिए, उसको तो छुट्टी मिलनी चाहिए कि मारने आने का टाइम है, मारो, फिर नहीं कोई लिहाज करने का है। यही बात हम चाहते थे जो हमें मिल गई। जो 14 हवाई जहाज हो गए मेरे पास 10 आने के बाद, और मेरे को छुट्टी दे दी। सबको पूछा मैंने, वो कहते हमें नहीं अभी मदद चाहिए, जो करना तुम करते रहो। कमांड को पूछा, एयर हेडक्वार्टर को पूछा, आर्मी को पूछा, कोई नहीं मेरे से कोई मदद नहीं मत चाहता था। कहते तुम जो मर्जी करते रहो। तो मेरे पास इतने जहाज़ हो गए, 14 जहाज़, 4 से 14 बन गए। तो मैंने मार के रखे, मेरे पास सरप्लस थे। फिर मैं नया 7 वाले फ्रंट पे भी मदद दी उनकी। हाई लेवल जाते थे फ्यूल बचाने के लिए, डाउन हिट कम बैक, हाई लेवल बैक अगेन। तो हम बारमेर को भी मदद दी उस वक़्त। हमने इतना उनका नाक में दम करके रखा था, और ऐसा ही होना चाहिए। मैन मेरे को ऊपर नीचे गिराते थे वो चीयर करने के लिए। जब मैं उनको स्ट्रॉन्ग स्पीच देता था ना कि हम किस लिए आए हैं, अगर हम इस वक्त नहीं कुछ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन हमारे पे लाफ करेंगी कि इन लोगों ने हमें कुछ नहीं किया है। जब हमारे आदमी मर रहे थे इन्होंने कुछ किया नहीं। हमने बोला हम इधर आए हैं, टिल द लास्ट बुलेट, टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप जिस वक्त विंग कमांडर की हैसियत से लड़ाई लड़ रहे थे तो आपको भारत की सरकार ने पूरी छूट दी और आपको अपनी पूरी ताकत और शौर्य और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने दिया। लेकिन अक्सर जो है देखने में आता है कि पॉलिटिकली तौर पर नेता लोग अपनी फौज को कई बार जो है डायरेक्शन देने में डिले कर देते हैं। उसका नतीजा होता है कि ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसा गंदी मानसिकता रखने वाला देश हमारे जवानों को कत्ल कर देता है, वो अपनी शहादत दे देते हैं। उनके बदले में हमारी सेना इसलिए त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि अब की सरकारें वैसी छूट हमारी सेनाओं को नहीं देती हैं जैसी छूट आप जैसे बहादुर विंग कमांडर को उस वक्त दी गई थी। नॉर्मली गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तब होती है जब लड़ाई शुरू होने वाली होती है। वो कहते हैं करो या ना करो, उस वक्त कंट्रोल होता है। जब एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो जाती है फिर कोई कंट्रोल नहीं होता पीछे से। फिर तो जो आपने करना है वो करो, वो तो पूरी छुट्टी है उसके लिए।
अब मेरी लड़ाई जो थी उसके लिए तो कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, क्योंकि जैसलमेर इतना पिछड़ा हुआ एरिया था, डेजर्ट में लोग उधर 10-15 दिन के लिए मेरे पास आते थे, फिर वापस चले जाते थे, क्योंकि उनको थक जाते थे। वो कहते थे ये हार्ड एरिया है। तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाती थी, नए आदमियों को फिर मैं ट्रेन करता था। तो एक मौका आया, फिर मैंने कहा अब चेंज नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ, लोगों को समझा के आप 15 दिन के बाद फौज को चेंज कर देते हो, ये तो नहीं चलेगा। फिर मैं रोक लिया और उस तरीके से सबको मोटिवेट किया, सबको बात प्रॉपर तरीके से समझाए। लोग तो मेरे साथ थे, वो तो कहते थे कि विंग कमांडर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे को उठा के गिरा देते। ये रात के टाइम पे मैं उनके साथ इतना कांटेक्ट था कि मेरा मोराल बड़ा हाई था, उनका मोराल बहुत हाई था। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि विंग कमांडर की हैसियत से या जनरल कर्नल की हैसियत से ऑफिसर के पास साजो सामान युद्ध करने के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि उसकी टीम भावना और जोश व खरोश? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि ये जो बेसिस हैं ये फॉरवर्ड बेसिस हैं। उस वक़्त ये बनाई नहीं गई थी, ये तो हमारे लोगों ने चिट्ठियाँ लिख के तो तैयार करी थी कि लड़ाई बरेली से नहीं होगी या ग्वालियर से नहीं होगी, ये फॉरवर्ड बेसिस से होगी। इसलिए ये केयर एंड मेंटेनेंस यूनिट थी जिसको मैंने टेक ओवर किया। उसके अंदर 17 आदमी थे, एक ऑफिसर था, तो उससे लड़ाई थोड़ा ही लड़ सकते हैं आप। तो मैंने ये पेपर पुट अप किए थे, उसी वजह से अब उनको पता था कि ये मैन पावर बहुत इनएडिक्वेट है, तो इनको थोड़े आदमी दें। जो आदमी ईयर मार्क किए गए थे मेरे लिए, वो आए नहीं, वो मेरी मदद करने के लिए नहीं आए। कहते कि हमने बाड़मेर जाना है, उधर सपोर्ट करना है, आप जैसलमेर को हम कहते करेंगे। जोधपुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर जोधपुर ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। मैंने कहा मैं लाया हूँ, अब लड़ने के बगैर तो जाऊँगा नहीं। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, पवन चोपड़ा थे, यंगस्टर थे। तो मैंने बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने मेरी मदद करनी थी वो तो आए नहीं हैं, बेस जोधपुर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो मेरे को मदद चाहिए। तो बोला सर नेम इट, क्या चाहिए? मैंने कहा मेरा सामान रोज़ गाड़ी में आता है, ट्रेन में, वो बाहर उतार के छोड़ देते हैं, मेरे पास उठाने के लिए गाड़ी नहीं है, आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहते हम दे देंगे। फटाक उन्होंने रिक्वेजिशन करी, सारी गाड़ी है, मैन पावर डिटेल करी, तब मेरा सामान रेलवे स्टेशन से एयरबेस पे, अब एयरबेस पे मैंने नीचे जाना था, ग्राउंड से नीचे हाइड करने के लिए, कमफ्लाज के लिए। तो उन्होंने वो सब मेरी मदद करी। अगर मैं चुप से बैठा रहता तो कोई मदद नहीं करते उन्होंने कहना था कोई मदद चाहिए नहीं। पर मेरी हिम्मत थी कि मैंने कहा अब मेरे आदमी नहीं आए हैं तो मैं सिविल से ले लेता हूँ। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर की मदद ली थी, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। एंड चीफ मिनिस्टर एवरी सेकंड डे वुड कम एंड मीट मी। सर, प्रेजेंट सिनेरियो में इस वक्त चीन जो है भारत की सीमाओं पे ज़्यादा जो है घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरह से भारत सरकार को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। उससे निपटने के लिए हमारी सरकार को जो है, आप एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, आप एयर मार्शल की हैसियत से सेवाएं दे चुके हैं, आप एक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि हमारी सरकार को क्या रणनीति अपनाना चाहिए जिससे चीन भी पीछे जाए और पाकिस्तान भी हमसे हर वक्त दहशत ज़दा रहे? देखिए, हिंदुस्तान के हुक्मरान ऐसे रहे हैं जो सोचते रहे हैं कि देश तो लड़ने वाला नहीं है, हमारे किसी को मारना डालना नहीं है, हम तो पीसफुल कंट्री हैं। इसीलिए हम 62 में मार खा गए थे। 62 में चाइना ने हमें पीटा था बहुत बुरी तरह से। फिर भी इनको अकल आई, पर थोड़ी आई। अभी तक हमारी साइज़ ऑफ द कंट्री जो है, जितना बड़ा कंट्री है उतनी फौज नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेपरेशन करनी होगी अभी भी। अभी चाइना का एक्सपेंशनिस्ट प्लान था कि कुछ ना कुछ एरिया पकड़ लेंगे, पाकिस्तान के साथ मदद लेके पाकिस्तान की प्रेशर डालेंगे, कश्मीर का एरिया, लद्दाख का एरिया मार लेंगे जी। उनकी आदत थी, वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। तो हिंदुस्तान को समझ लग गई कि ये तो ऐसे नहीं जाएगा। तो हिंदुस्तान ने भी काफ़ी फौज सामने लाए।
अभी प्रिपरेशन तो हमारी थी नहीं इस वक्त, बट उनको आदत थी सर्दी में रहने के लिए, बिकॉज ऑफ सियाचिन में काम करते हैं कितने सालों से, तो ये लोग आगे पीछे जाते रहे, इनको रिहर्सल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते थे। चीन का ये था कि ये पेंडेमिक आया है, कोरोना की वजह से इनकी फ़ौज में बीमारी आएगी तो ये लड़ नहीं पाएंगे, बट खुदा हमारी मदद के लिए तैयार था, उन्होंने ये गड़बड़ नहीं होने दी, हमारी फ़ौज बिल्कुल इंटैक्ट रही और उतने ज़ोर से खड़ी इसलिए रही कि हमारी बेसिस नज़दीक थी, वो तिब्बत से दूर है, वहाँ से आया हुआ, उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबी है, एक्सपोज्ड है, और जो भी लाएगा हम ऊपर से उसको इंटरडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे एयरफील्ड पास में थे, उसके भी एयरफील्ड बहुत दूर थे, और वो हाइट से टेक ऑफ करेगा तो कम फायर पावर ले जा सकता है, उठा नहीं सकता वो। तो इसलिए हमारी फ़ौजों को फ़ायदा ये था कि चाहे कम हवाई जहाज़ थे हमारे पास, बट पास में थे, बार बार जा सकते थे, और उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इतनी लंबी थी, हम उसको टेक केयर ऑफ कर सकते थे, उसको मार सकते थे। तो इसलिए उसको पता लग गया ये कि हम इधर कुछ करेंगे तो वी विल गेट ए ब्लडी नोज, ये मारेंगे हमें, हिंदुस्तानी यहाँ तगड़े हैं, तो इसलिए वो चला गया है। अगर उसको ये होता कि हम कमज़ोर हैं तो फिर वो आ गया था, फिर तो वो पीछे जाने वाला नहीं थे, इतनी फ़ौज लेके आया था, पर उसको पता था कि एयर पावर चाहे छोटी है मार के रख देगी। सर हमारे पास अब राफेल भी आ गया है, तो उस स्थिति में हमारी वायुसेना आपके समय से देखते हुए आज और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, तो चाइना और पाकिस्तान को हम लोग और तेज़ी से जो है अपने हिसाब से दबा सकते हैं? नहीं, हम कुछ तरह सोच समझ के ये बात करनी चाहिए। हिंदुस्तानी को ये पता नहीं है कि लड़ाई क्या होती है, कहते हैं सारी उम्र हम कभी किसी कंट्री पे वो अटैक नहीं किया है। अब ये हालत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो माड़ा कमज़ोर है वो दुश्मन उसको खा सकता है। इसलिए हमें ताकत और लेनी चाहिए। 5-6 जहाज़ जो अभी आए हैं और आगे बाकी के जो आएंगे 2-3 साल और लग जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि राफेल आ गए हैं तो हम बहुत ताकतवर हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। 5-6 हवाई जहाज़ों तो कुछ नहीं होता है। इसलिए 10 के 15 साल हो गए हैं, मैंने कहीं टॉक दी थी इधर कि हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है और इसके 15-16 नेबर हैं, हमको ताकत एक्वायर करनी चाहिए। हमारी 100 स्क्वाड्रनें होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए। 45 ऑथोराइज हैं, 25-26 पे हम घूम रहे हैं। ये कोई फौज थोड़ा ही है, ये तो बिल्कुल कम है। ये इसलिए एवरी हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए कि ये 5-6 जहाज़ कुछ नहीं कर सकते। ये ठीक है कि उस एरिया में हम थोड़ा और मार सकते थे, बट हमारे को 45 स्क्वाड्रन नहीं 100 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। ये तो बहुत कम है। और अब इनको समझ आ गई है, दे आर स्लोली बिल्डिंग अप, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप कमज़ोर हैं तो खाए जाओगे, अगर ताकतवर हैं तो धमकी से डरा के रह सकते हो। सर एक सवाल और, कई बार हमारे फौजी सेना से लड़ाई लड़ते वक्त पाकिस्तान के दुस्साहस की वजह से या उसकी कूटनीति के तहत या उसकी दुर्भावना के तहत बेवजह जो है हलाक कर दिए जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। उनको लेकर हमारे देश में राजनीति होने लगती है। क्या फौज के साथ ऐसा होना चाहिए? हमारी कीमत है, वो देश की कीमत है, वो उसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकते कि आप 2 मरवा दिए, 4 मरवा दिए। नहीं, हमको ताकत इतनी एक्वायर करनी चाहिए कि अगर आप मेरा 1 मारेंगे मैं 10 मारूंगा, वो तब वो रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। अगर 4 आपने मार दिए, 4 उसने मार दिए, तो ये तो बैलेंस मुकाबला हो गया ना, उससे नहीं दुश्मन डरता। उसको डराने के लिए वी शुड हैव द कैपेबिलिटी, हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम उसके 1 की बजाय 10 मारें। तो वो करने के लिए हमें फ़ौज को पुख्ता करना होगा। इस वक्त हमारे पास नेवी भी कम है, एयरफोर्स भी बहुत कम है,
आर्मी तो है काफ़ी, बट फिर भी और चाहिए, क्योंकि देश को बचाने के लिए 1-2 मील का बात नहीं है। ये तो इतना बड़ा टेरिटरी है, इसको बचाने के लिए हमें और फौज चाहिए, और ताकत चाहिए, और उनको रोकने के लिए हमें मोर पावर चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती बहुत ज़रूरी है और बड़ी तादाद में भर्ती होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। तो सरकार जो है उसमें डिले क्यों कर रही है और कब तक उसको करना चाहिए? क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप एयर मार्शल की हैसियत से जो है अपनी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं, तो आप कब तक के जो है मतलब चाहेंगे, या सरकार से जो है आपकी क्या अपेक्षा है कि तीनों सेनाओं में भर्ती शुरू हो और हमारे देश के नौजवान जो राष्ट्रभक्ति की भावना रखते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक संदेश देते हैं? मैं तो कहता हूँ कि भर्ती रुकनी नहीं चाहिए। हमारी फौज तो बहुत कम है, हमारी पावर अभी कुछ भी नहीं है, चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये भी कह सकते हैं, ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं मोराल के लिए कि हम दोनों साइड में लड़ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी चाइना के साथ भी। दिस इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एंड इट विल नॉट हैपन। तो आप लोगों को निर्भर होने के लिए फौज को बनाना होगा, एयरफोर्स को बनाना होगा, नेवी को बनाना होगा। ये हमारे पास अभी साइज़ ऑफ द कंट्री देखो कितना है, उतना इतने बॉर्डर हैं, 17 मैंने कहा 16-17 तो कंट्री हमारे नेबरहुड में है। तो उनको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए, जो भी कहें आप, हमें ताकत चाहिए। मैं तो बोला 100 स्क्वाड्रन शुड बी अवर लिमिट। सर, हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि हमारे देश का जो है युवा तीनों सेनाओं में आए, उसको लेकर जो है उसको किस तरह की जो है मतलब सोच रखना चाहिए, और सरकार को उनको किस तरह से बूस्टअप करने के लिए, तीनों सेनाओं में आने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या प्लान करना चाहिए? पहले तो हमारे देश की सोच बदलनी चाहिए। इनको पता ही नहीं कि फौज क्या होती है। फौज जब राजीव गांधी पावर में थे तो मेरे को मौका मिला, एक वक्त शाम के टाइम पे बैठे थे, मेरे पास बैठे थे, तो मैंने कहा सर आप नोन हैं कि आप क्लीन प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई रिश्वत नहीं चलने देते, तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर इसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो जितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो बंद करिए, सबको फौज के थ्रू जाना चाहिए। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लिमिट लगा दो, उतनी करें ताकि उनकी सोच जो है ना वो फौजियों की तरह हो जाए। उसमें आपको करप्शन नहीं मिलेगी, फिर डेडिकेशन होगी, कंट्री का सोचेंगे। ये तो सब चीज़ें मिसिंग हैं हमारे कंट्री में। देखिए लोग जो सीनियर आदमी हैं वो प्राइम मिनिस्टर को गद्दार बोल रहे हैं, एक वो तरीका थोड़ा ही है। तो हमारे को देश सेवक बनाने के लिए लोगों को ये सिखाना होगा कि लुक फौज क्या होती है। वो उसी तरह आएगी जब उसके अंदर से जाओगे 2-3 साल के नौकरी के बाद। सर, आप क्या इस चीज़ के पक्षधर हैं कि हमारे यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह इजराइल अपने युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं मिलिट्री की, वो यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए? देखिए, जो इजराइल ने लागू किया हुआ है वो किस बात के लिए किया है? सर्वाइवल के लिए, कि मैं इतना छोटा कंट्री हूँ, इतने लोगों ने मेरे सराउंड कर रखा है, तो मेरी तो जान एक दिन मिनट में ले जाएंगे। तो उसको देखने के लिए उसने सारी अपनी नीतियाँ उस तरीके से बनाई हैं। हमें भी वही सोच होनी चाहिए कि चाहे हम बड़े ज़रूर हैं, बेस में, लोगों में, पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं, बट हमें ताकतवर रहने के लिए वही सोच रखनी चाहिए जो इजराइल की है। धन्यवाद सर, आपको इस बात के लिए कि आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय जो है सरोकार को दिया। मैं चाहूँगा कि आपके बताए हुए बिंदुओं पे सरकार भी सोचे और देश के युवा भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और फौज को सेवा देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मेरे से सब सवाल किए हैं, और मैंने भी बिल्कुल फ्रैंकली आपको दिया है, क्योंकि
देशभक्ति मेरे मेरे दिल में है, हैं? तभी तो आई अप्रेज वो जो शेर है, देखना है कितना ज़ोर बाजुए कातिल में है। हमें भी देखना है, अगर हम अपना तैयारी करेंगे तो फिर तो हम देख सकते हैं। जो कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे कहने से ललकार करेंगे तो मार खा जाएंगे। हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए उनके खिलाफ, अपने को खुफता रखनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए अपनी घर की संपत्ति, फौज, पावर, सब उसका बोस्ट नहीं करना चाहिए। ताकत अक्वायर करो बट उसकी ज़्यादा ढंडोरा मत फेरो। ताकत चुप रहने में ज़्यादा है, बोलने में कम है। तो ये याद रहना चाहिए हमारी फौजी को कि लुक, देश है, देश से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो हमने तो देश को अपनी सारी उम्र दे दी है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए सक्सेसफुल रहे हैं कि टोटली डिवोटेड हैं हम इधर उधर की नहीं सोचते हैं। जो ये भावना आ जाएगी हमारे हिंदुस्तानी के दिल में तो हमारे जैसा कुछ मुल्क नहीं होगा।